हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम RI से लिख रहे हैं क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक होता है इसकी परिभाषा हम दो आधारों पर दे सकते हैं। इसमें से जो इसकी डेफिनेशन का पहला आधार होता है अपवर्तन से संबंधित स्नेल का नियम साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू नियतांक। इस आधार पर हम अपवर्तनांक की परिभाषा देते हैं, जो कि अपवर्तनांक की पहली परिभाषा होती है। और दूसरी परिभाषा जो हम अपवर्तनांक की देते हैं वह होती है कि अपवर्तन के दौरान जब कोई प्रकाश की किरण या रेज ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसका वेग होता है, वह परिवर्तित हो जाता है। उस आधार पर भी हम इसकी परिभाषा देते हैं। दूसरा होता है वेग के आधार पर अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरणों का वेग होता है, उस वेग के आधार पर हम अपवर्तन की परिभाषा देते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपवर्तनांक की पहली परिभाषा स्नेल के नियम के अनुसार दी जाती है। इस परिभाषा के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण ये ऊपर की तरफ मीडियम या माध्यम एक है, जैसे एयर, और नीचे गिलास ले ले या कांच ले लेते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, रेयरर टू डेंसर, वायु से कांच में जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है, तब इस कंडीशन में आपतन कोण की जो साइन I होती है और अपवर्तन कोण का जो साइन R होता है, इसका अनुपात एक नियतांक होता है स्नेल के नियम के अनुसार, और इसी नियतांक के लिए हम अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम इन दोनों माध्यमों के लिए अपवर्तनांक कहते हैं। साइन I अपॉन साइन R का जो अनुपात होता है इसका अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे हम निम्न प्रकार से डिफाइन करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, शॉर्ट में लिख दिया है, दूसरे माध्यम में जाती है, तब आपतन कोण की साइन I व अपवर्तन कोण की साइन R
का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है किस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष यहां पर हम सापेक्ष और निरपेक्ष इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, एक अनुपात के रूप में इसको ले रहे हैं। जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस पर एक हम न्यूमेरिकल लेंगे और इस न्यूमेरिकल के आधार पर हम इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या अपवर्तनांक होता है उसको प्रूफ भी कर लेंगे। का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं 1n2 इक्वल टू sin i अपॉन sin r। यह अपवर्तनांक की पहली डेफिनेशन थी। अब स्टूडेंट्स, अब अपवर्तनांक की हम जो दूसरी डेफिनेशन होती है उसकी स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि अपवर्तन के दौरान प्रकाश किरण का पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में चाल और वेग भी हम बोल सकते हैं, जो हालांकि सदिश इसमें हमें अभी डिस्कशन में नहीं पढ़ना है। इस विभिन्न माध्यमों में इनकी चाल अलग अलग हो जाती है, तो जो दूसरी डेफिनेशन होती है वह हम इसी चाल या वेग के आधार पर देते हैं। तो अब इसकी हम जो दूसरी डेफिनेशन है उसकी स्टडी करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। जो सेकंड डेफिनेशन होती है उसमें हम विभिन्न माध्यमों में, अर्थात जिन माध्यमों में अपवर्तन हो रहा है, एयर, गिलास, प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है और इस तरह से ये निकल जाएगी। I और R, पहले माध्यम एयर में प्रकाश की चाल यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल इक्वल टू v1 ले लें, या इसको हम c1 भी ले सकते हैं, और दूसरे माध्यम जो कि दूसरा माध्यम है गिलास, इस गिलास में प्रकाश की चाल इक्वल टू हम b2 ले लें या c2 ले लें, और इन दोनों चालों का जो अनुपात होता है उसे ज्ञात कर लेते हैं। तब इन चालों का अनुपात भी उन माध्यमों के अपवर्तनांक को व्यक्त करता है। जैसे 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात वायु के सापेक्ष दूसरा माध्यम यहां पर कांच है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निम्न प्रकार से होगा। इन दोनों माध्यमों में जो प्रकाश की चाल रहेगी हमें उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, जो कि
निम्न होगा। वायु में प्रकाश की चाल, ये सारे फॉर्मूला आप लिखते जाएं, इस पर हम न्यूमेरिकल भी लेंगे। अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, यदि कांच है तब कांच, गिलास है तब गिलास, एक ही बात है। वाटर है तब वाटर। कांच में प्रकाश की चाल जो कि हमने दो तरह से व्यक्त की है, v1 अपॉन v2, यदि हम इसकी चाल v के रूप में लेते हैं और यदि हम इसकी चाल c के फॉर्म में लेते हैं तब यही फार्मूला हो जाता है c1 अपॉन c2। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, b दिया है या c दिया है। 1 and 2 वायु के सापेक्ष कांच भी हो सकता है या वायु के सापेक्ष वाटर भी हो सकता है। यदि हम एयर यहां पर कर दें वाटर, तो स्टूडेंट्स जो ये अपवर्तनांक आता है ये भी दो प्रकार का होता है, इसकी स्टडी हम अभी करेंगे। जो सापेक्ष अभी हमने लिया है, ये सापेक्ष इसके साथ के लिए लिया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है, उसको डिफाइन करने के लिए हमने नहीं लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है? अपवर्तनांक किस प्रकार की राशि है? तो स्टूडेंट्स इस पे आपको ध्यान देना है कि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक एक अनुपात है। अपवर्तनांक वास्तव में एक अनुपात होता है। पहली परिभाषा के अनुसार साइन आई और साइन आर का अनुपात है और दूसरी परिभाषा के अनुसार यह विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात है। तो क्लियर है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, अतः अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यह सिर्फ एक रेशियो होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है? तो स्टूडेंट्स जो माध्यम होते हैं जिनके बीच में अपवर्तनांक होता है, इसके आधार पर हम अपवर्तनांक के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें से अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपकी समझ में आ गया होगा, सिंपल था। अपवर्तनांक की दोनों डेफिनेशन थी। पहली डेफिनेशन स्नेल के नियम के आधार पर थी और जो दूसरी डेफिनेशन थी वह माध्यमों में प्रकाश की चाल के आधार पर थी। तो जब आप इनके फॉर्मूला लिख लेते हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन प्राप्त हो जाती है। इसका मात्रक कोई नहीं होता क्योंकि यह एक अनुपात है। इसके बाद अपवर्तनांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट्स यहां पर आप ये नहीं सोचें कि ये बुक में नहीं दिया या इसमें नहीं दिया, ये आपके बुक में दिया है, आपको इसकी ध्यानपूर्वक स्टडी करनी होगी। आप इस तरह से मत सोचें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये आपको दिया जा सकता है। अपवर्तनांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जिन माध्यमों के बीच या मीडियम के बीच अपवर्तन होता है उसी के आधार पर अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। माध्यमों के आधार पर, अपवर्तन वाले माध्यमों के आधार पर अपवर्तनांक
दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक इसके लिए बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसके बाद जो दूसरा अपवर्तनांक होता है वह होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। जो हमने डेफिनेशन में यहाँ पर जो आपको पहले बताया था वह इसके साथ के लिए सापेक्ष लिया था, ना कि सापेक्ष अपवर्तनांक के फॉर्म में आपको बताया था। सापेक्ष ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक की। यदि प्रकाश की किरण एयर से वाटर में जा रही है या एयर से गिलास में जाती है, फॉर एग्जाम्पल, तब इन दोनों में जो अपवर्तन हो रहा है एयर से वाटर में हो रहा है, एयर से गिलास में हो रहा है। और इस कंडीशन में एयर और वाटर के बीच का जो अपवर्तनांक होता है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण एयर से गिलास में जाती है तब इनके बीच का जो अपवर्तनांक होता है वह भी निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। अर्थात कोई भी दो माध्यम, एयर वाटर, एयर ग्लास, ये दो माध्यम है जिसमें से एयर कॉमन है। जब दो माध्यमों में जिनके बीच अपवर्तन होता है, एक माध्यम एयर हो, तब जो अपवर्तनांक होता है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और यदि प्रकाश की किरण गिलास से या कांच से वाटर में जाती है, जल में जाती है या वाटर से गिलास में जाती है, तब इनके बीच का जो अपवर्तनांक होता है वह सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। अर्थात वह अपवर्तन जो वायु को छोड़कर किसी भी दो माध्यमों के बीच होता है उनका अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह अपवर्तनांक जो वायु वह अपवर्तनांक जो वायु व किसी दूसरे माध्यम के बीच होता है,
वह अपवर्तनांक जो वायु व किसी दूसरे माध्यम के बीच होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वह अपवर्तनांक जो वायु को छोड़कर किन्हीं भी दो माध्यमों के बीच होता है। जो वायु को छोड़कर, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वह अपवर्तनांक जो वायु को छोड़कर किन्हीं भी दो माध्यमों के बीच होता है को छोड़कर किन्हीं भी दो माध्यमों के बीच होता है सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लिखते हैं ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तब यह निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और यदि हम लिखते हैं ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। और यदि हम लिखते हैं WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तब यह अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं इसकी भी स्टडी कर ली है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अपवर्तनांक की दो डेफिनेशन, इसका मात्रक और अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं इसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वह आता है फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात कौन कौन से कारक होते हैं जो अपवर्तनांक के लिए प्रभावित करते हैं, अर्थात अपवर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है। ये आपसे क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, जैसे उन कारकों के नाम लिखिए जो अपवर्तनांक को प्रभावित करते हैं। या इसमें एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर अपवर्तनांक कैसे निर्भर करता है, तापमान अपवर्तनांक को कैसे प्रभावित करता है, इत्यादि क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होता है उसको लेते हैं, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक। अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक है अपना अपवर्तनांक को प्रभावित, आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, स्मार्ट बोर्ड की तरह आपको आंसर नहीं देने होते हैं, क्लिक किया कॉपी पे आंसर छप जाता है, तो आप यहाँ पर लिखने की भी प्रैक्टिस करते जाएं। अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। अपवर्तनांक मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें से पहला होता है पदार्थ की प्रकृति या अवस्था। तो इसको हम लिख देते हैं पदार्थ की अवस्था या स्टेट ऑफ मैटर। सेकंड कारक जो अपवर्तनांक को प्रभावित करता है वह होता है तापमान। तापमान बढ़ाने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान या टेम्परेचर। और जो तीसरा कारक होता है वह होता है प्रकाश किरण का रंग। कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट रेज। ये 3 फैक्टर अपवर्तनांक के लिए प्रभावित करते हैं। आपकी बुक में दिए हैं, आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको मिल जाएंगे। पहला होता है पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। सामान्यतः पदार्थ 3 अवस्थाओं में प्राप्त होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको हमने लिख दिया गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो क्लियर है, गैस अवस्था में इसकी जो डेंसिटी होती है, पदार्थ की जो डेंसिटी होती है गैस अवस्था में सबसे कम होती है। क्लियर? गैस अवस्था में पदार्थ की डेंसिटी कम होती है। गैस अवस्था में जो अपवर्तनांक होता है यह सबसे कम होता है। गैसों के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है और सॉलिड के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और लिक्विड, इनका अपवर्तनांक इन दोनों के बीच में होता है, अर्थात गैस से ज्यादा और सॉलिड से कम। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एयर का अपवर्तनांक लेते हैं, वायु का, ये आता है 1.003। सॉलिड, यदि इसमें हम गिलास का अपवर्तनांक लेते हैं, कांच का, ये होता है लगभग 1.52। और डायमंड या हीरा का जब हम अपवर्तनांक लेते हैं तब ये सबसे अधिक होता है 2.42। सबसे कम अपवर्तनांक वायु का और सबसे अधिक अपवर्तनांक डायमंड या हीरे का होता है। और लिक्विड में यदि हम ले लेते हैं, कोई भी एक द्रव ले लें जैसे वाटर, तब वाटर का अपवर्तनांक 1.33 आता है, जो कि इन दोनों के इंटरमीडिएट है। तो ये अपना पहला फैक्टर था, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वह आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर या तापमान। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी पदार्थ का, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तब उस पदार्थ का जो घनत्व होता है, नॉर्मली साधारण अवस्थाओं में घनत्व कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो घनत्व कम होता है, और जब घनत्व कम होता है तब अपवर्तनांक भी कम होता जाता है। अपवर्तनांक कम होता जाता है, अर्थात इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है n टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, घनत्व कम होता है, अपवर्तनांक भी कम हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर होता है, थर्ड फैक्टर प्रकाश की किरण का रंग। तो जो प्रकाश की किरण का रंग है, तो उसमें हम थोड़ा अभी चर्चा करते हैं वर्ण विक्षेपण की। इसके बाद इस टॉपिक पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। प्रकाश की किरण का रंग, ये थर्ड फैक्टर है, कलर ऑफ लाइट रेज। कलर ऑफ लाइट रेज। हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनती हैं, और जब ये जो रंग होते हैं, जिस क्रम में ये मिलकर बनी होती हैं, हम इनको लिखते हैं, तब सबसे नीचे होता है बी और सबसे ऊपर आता है रेड या लाल। तो क्लियर है, जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग में विचलन या डेविएशन सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, और लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है। तो क्लियर है, यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है, जिस रंग का विचलन अधिक होता है उसके लिए अपवर्तनांक भी अधिक होता है, और जिस रंग के लिए विचलन कम होता है उसके लिए अपवर्तनांक भी कम होता है। विचलन अधिक, अपवर्तनांक अधिक, और लाल रंग के लिए विचलन कम है तो इसका अपवर्तनांक भी कम है। अर्थात जो अपवर्तनांक होता है n समानुपाती होता है रंग के विचलन के। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो अपवर्तनांक होता है इससे संबंधित 3 टॉपिक की स्टडी कर ली है, फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। इसके जो 3 फैक्टर थे उसकी डिटेल स्टडी कर ली है। इसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक होता है, हम इस लास्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे। दो माध्यमों के बीच अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन बिटवीन टू मीडियम। दो माध्यम या माध्यमों के बीच अपवर्तनांक का संबंध। अब इसमें हमें यहाँ रिलेटिव और एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नहीं लेना है, हमें इसकी डायरेक्ट स्टडी करनी है। जैसे ऊपर पहला मीडियम लिया और इसके नीचे एक दूसरा माध्यम है मीडियम, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड। पहला मीडियम फॉर एग्जाम्पल यह एयर, और दूसरा मीडियम इसको ले लेते हैं गिलास या कांच, इसको लिख देते हैं वायु, इसको लिख देते हैं गिलास या कांच। और जब कोई प्रकाश की किरण ए रेयरर मीडियम है, ए डेंसर मीडियम है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, साइन आई साइन आर। तब ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ANG इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। और यदि हम प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का प्रयोग करते हैं, उत्क्रमणीयता, यदि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता से यदि प्रकाश की किरण गिलास से एयर में जाएगी, तब इस कंडीशन में GNA इक्वल टू, ए भी उल्टा हो जाता है, साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि दूसरी कंडीशन में यह आपतन कोण हो जाता है और यह अपवर्तित कोण हो जाता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसके बाद समीकरण 1/2 को गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, 1/2 को गुणा करने पर ये आता है कोई ब्लू पेन, शायद यही होगा, ये भी ब्लैक है, इसको कहाँ पे लिख दिया जाए, इसी पे लिख देते हैं, ANG इंटू GNA इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, ये कैंसिल हो जाते हैं और यहां पर आता है 1, अर्थात ANG इंटू GNA इक्वल टू 1 आता है। ये दो माध्यमों के अपवर्तनांक के बीच का संबंध है। और इसको यदि हम थोड़ा और आगे लिख देते हैं, तब ANG इक्वल टू 1 अपॉन GNA आता है, अर्थात दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने अपवर्तनांक क्या होता है, इसकी 2 डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, ये 3 कारक, इनकी स्टडी कर ली है। और 2 माध्यमों के बीच अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, इसकी भी स्टडी
कर ली है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं, आपको विषय वस्तु में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू।